हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूँ करंट अफेयर मिसाइल। ठीक है दोस्तों, ये क्लास हमारी जैसा कि मैंने बताया कि रोज़ सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, रोज़ सुबह 6 बजे होती है और इसमें 30 जुलाई 2019 को बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आया हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुबह सुबह है तो कुछ खाने का मन तो करता होगा ना, सेहतमंद हो, ताकतवर हो। तो तुम्हें मैं आज भी करंट अफेयर की मिसाइल दोबारा भी कुछ खिलाता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ खाने वाले आइटम। अभी दोस्तों, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब डिस्क्रिप्शन लिंक क्या है, नीचे एरो बना होता है, उस पर क्लिक करना। वो जब घूमेगा तो नीचे सबसे पहले नंबर पे लिखा आ जाएगा पीडीएफ लिंक। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि पीडीएफ नहीं करवाया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, वो क्या है। मैंने आपको कल क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था कि वो क्या था। क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपको दिया था कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है। क्या क्वेश्चन दिया था कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है। बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया तो उनको मैं शाबाश कहूँगा। दोस्तों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर बनता है ए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये बिल्कुल और बिल्कुल उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे आता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ लो कि ये नेपाल का बॉर्डर है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व है। इस तरह से समझ लो। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और थोड़ी सी डिटेल आपको इसके बारे में और बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, क्या है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है दोस्तों, इसकी बहुत सारी डिटेल में बात मैं थोड़ा सा अगले आने वाले क्वेश्चन पे करूंगा, क्योंकि लिंक जोड़ना है इसमें। अभी थोड़ा सा समझाता हूँ। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, वो टाइगर रिजर्व का जो प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार द्वारा, उसमें गिने जाने वाले 50 में से एक ये है। ठीक है दोस्तों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताई कि ये इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर है। इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी बात इसमें ये है कि ये दो नदियों से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक तो रिवर शारदा। ठीक है दोस्तों, एक क्या है? एक है शारदा नदी। ठीक है दोस्तों, ये शारदा नदी जो ये रिजर्व है उसके उत्तर पूर्व में आती है, नॉर्थ ईस्ट में आती है। ठीक है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं से कुछ हद तक नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर लाइन पर भी आती है। मतलब समझ लो कि ये बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर के ऊपर ही ये बह रही है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो नदी है इसके पास से गुजरती है वो है घग्गरा। क्या है? घग्गर। घग्गर। ठीक है दोस्तों, ये आती है साउथ वेस्ट में। कहाँ आती है? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में समझ लो कि ये कोई रिजर्व है, उसके दक्षिण पश्चिम में आ रही है घग्गर और उसके नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में आ रही है शारदा। और उत्तर, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसके इस साइड पर क्या है? इंडिया नेपाल बॉर्डर भी है। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश में आती है। तो दोस्तों, इतना तो आपको समझ आ गया ना। अभी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम थोड़ी डिटेल में आगे आने वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इससे आगे चलते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ की जो राजधानी है वो लखनऊ है। वहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल है। अभी नियुक्त किया ना कुछ दिनों पहले, मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था इससे संबंधित। तो हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने अपने रसगुल्ला के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। मतलब किसी एक राज्य में रसगुल्ला बनता है, वो उस राज्य की फेमस डिश है, बेस्ट डिश है। ठीक है दोस्तों, क्या? रसगुल्ला। और उसको उसके लिए क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसको जीआई को क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों,
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देना, ये वो मैं सभी बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जिस स्टेट को रसगुल्ला के लिए GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भारत सरकार द्वारा मिला है तो वो है उड़ीसा। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा द्वारा दिया गया है। अब इसके चलते हैं आगे वाली डिटेल पर, और ये है देखिए। अब सबसे पहले तो जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, उसका लोगो दिखने में ऐसा है। ठीक है दोस्तों, ये है उसका लोगो। ठीक है, अब उसका स्लोगन क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इसका क्या स्लोगन है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्वेश्चन पूछने लगा, कोई नहीं पता कहाँ से पूछ डालता है, क्योंकि वो बेसिक से बेसिक पूछता है और ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बाकी डिटेल भी देख लें। ये देखिए, जो ये सर्टिफिकेट मिलता है वो देखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आती है इसकी डिटेल। ठीक है दोस्तों, अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या मिला है? रसगुल्ला के लिए उड़ीसा को मिला है। ठीक है दोस्तों, अब इसको उड़ीसा रसगुल्ला भी कहते हैं। अब देखिए इसकी बाकी डिटेल आपको बताना शुरू करता हूँ मैं। ये देखिए, ये है रसगुल्ला। किसी को अगर मुंह में पानी आ रहा है तो बता दो, मेरे भी आ रहा है, वैसे तो मेरे फेवरेट है। अब दोस्तों इसकी डिटेल पे जाते हैं। डिटेल क्या है? अब डिटेल ये है कि जो GI इंडिकेशन है, जो क्या है? GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों, जो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अभी किसको मिला है? उड़ीसा के रसगुल्ला को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला टैग किसको मिला था पता है आपको? सबसे पहला टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। किसको मिला था? दार्जिलिंग की टी को। ठीक है दोस्तों, और ये किस साल मिला था? और ये किस साल मिला था? 2004-05 में मिला था। ठीक है दोस्तों, 2004-05 में। ठीक है, 2004-05 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का सबसे पहला टैग दार्जिलिंग को मिला था, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है दोस्तों, अब इसकी आगे देखते हैं। अब ये किस लिए दिया जाता है? अब ये किस लिए दिया जाता है? अब ये दिया जाता है क्वालिटी के कारण। क्वालिटी, ठीक है दोस्तों, मतलब जो किसी राज्य में कोई भी ऐसी बेस्ट चीज़ हो सकती है जिसकी क्वालिटी बेस्ट होगी, उसको राष्ट्र के बाज़ार में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, दोनों बाज़ारों में एक तरह का महत्व दिलवाना कि ये बहुत बेस्ट चीज़ है, इसको खरीदो। ये इसका ये कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका रीज़न है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने का। मतलब सरकार ने अप्रूव कर दिया, अब आपका कॉन्फिडेंस है कि कोई खतरे वाली चीज़ नहीं है और बेस्ट चीज़ है, इसलिए पहला। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात मैंने ये बता दी, पहला ये बता दिया कि पहला कौन था। अब दूसरी बात क्या, तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात ये आती है कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो किसके अंतर्गत दिया जाता है। तो सबसे पहली बात, ज्योग्राफिकल इंडिया का टैग है। हम बात करते हैं शुरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। कहाँ से करते हैं? इंटरनेशनल से। उससे हम चल देंगे इंटरनेशनल के बाद आएंगे इंडिया पर। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात होना कब शुरू हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात तब होना शुरू किया था जब WTO द्वारा, WTO का आपको पता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO द्वारा एक ट्रिप्स एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट का क्या नाम था? याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट, IAS के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। एक ट्रिप्स एग्रीमेंट किया गया था। इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको संचालित करने के लिए, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर तो उस राष्ट्र की सरकार करेगी ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको संचालित करने के लिए WTO बॉडी ने एक एग्रीमेंट पास किया था, ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब जो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट था इसमें कम से कम 162 देश भागीदारी हैं। 162 देशों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया था, जिसके अंतर्गत जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी आता है। ठीक है दोस्तों, अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों जो इसमें अब आते हैं हम अपने भारत पर। अब ये तो हो गया ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब इंडिया में इसके तहत एक कानून पास किया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ वो कब हुआ? वो हुआ 1995 में। कब हुआ? 1995 में। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद हमारी सरकार हलचल में आई। उसने क्या किया? उसने किया एक एक्ट पास, एक कानून पास। मैं मिटा दूँ ना यहाँ पे एक बार।
WTO ट्रिप्स, ठीक है, एग्री। अब दोस्तों इंडिया स्तर पर एक कानून पास किया गया, गुड्स, यह है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन को इसके अंतर्गत पास किया गया इंडिया में, गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है दोस्तों। 1999 में कानून पास हुआ और 2003 में ये क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ, काम में आना शुरू हो गया। और मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अब क्या बात आती है, अब बात ये आती है कि ये कौन कौन सी चीज़ों पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अब तो ये होगा ना, अब देखिए कानून तो है लेकिन ये देगा कौन, कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा मंत्रालय देगा, अब ये बात आती है। तो ये देगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो ये कानून बना ना भारत में, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब जो उद्योग मंत्रालय है वो ये लागू करता है, ठीक है, वो देता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है दोस्तों। अब देखें ये किन किन चीज़ों पर दिया जाता है ये भी पता होना चाहिए। अब जो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ये नेचुरल मतलब कुदरती, ठीक है दोस्तों, एग्रीकल्चर कृषि बाड़ी से संबंधित, और मैन्युफैक्चर्ड इन तीन चीज़ों पर ये दिया जाता है। अब दोस्तों अब फिर ये बात आती है कि इंडिया में ऐसे कितनी चीज़ें हैं जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो दोस्तों 2019 तक की जो अब तक की लिस्ट आई है उसमें फ़िलहाल ये नहीं है, ठीक है, वो लिस्ट अब अपडेट होगी, वो तब बता दूंगा मैं दोबारा, ठीक है, देख चेक करके आज कल परसों जब भी अपडेट मुझे दिख गई उस दिन बता दूंगा। लेकिन अभी तक टोटल कितनी आइटम भारत के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के अंतर्गत लगा दी गई हैं, वो है 344 अभी तक, ठीक है दोस्तों। अगर उसके बाद सिर्फ यही जुड़ा है, मतलब रसगुल्ला जुड़ा है उड़ीसा का, तो फिर ये 345 ही होगा। अगर 4-5 आइटम और जुड़ चुकी हैं वो अपडेट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये बताना जरूरी था कि अभी तक 344 है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको पेपर आ जाए कि पेपर में आ जाए कि भारत में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के अंतर्गत की सूची में कितने संख्या है, तो वो लिख दें 100, फिर लिख दें 300, फिर लिख दें 200, एक में लिख दें 344 या 45 या 46 है। आपको अगर पता होगा 344 है तो आसपास का आंकड़ा तो आप लगा ही लोगे ना कि अगर ज़्यादा हुआ है, अगर कुछ चीज़ें ऐड हुई है तो 344 से प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। तो 100-200 वाला तो सीधा ही बाहर कर दोगे, तो यहाँ पे आके तुम टिक मारोगे, तो इसको कहते हैं तुक्का मार के जीतना, मतलब समझदारी वाला तुक्का जहाँ में चीज़ पता होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, जो गवर्नर है वो गणेश लाल है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक है, ठीक है दोस्तों। ये रसगुल्ला, मेरा फिर पानी आ गया मुंह में। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि सावन शिवरात्रि 2019 कब मनाई जाती है। तो शिवरात्रि 2019 जुलाई 30 को, ठीक है दोस्तों, भगवान का नाम लेना भी जरूरी है, तो ये मनाई जाती है 30 को, ठीक है दोस्तों। अब मैं तो कुछ नहीं छोड़ने वाला, क्वेश्चन वाले का क्या पता क्या डाल दे। अब ये देखिए इसकी डिटेल। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है। अब देखिए जो शिवरात्रि है तो शिव की है ना। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो ये है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन मेजबान बेयर ग्रिल के साथ मैन बनाम वाइल्ड, मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड में अतिथि भूमिका के दिखाई देंगे। दोस्तों मैन वर्सेस वाइल्ड में कौन सा व्यक्ति, कौन से मेजबान जो कि बेयर ग्रिल्स के साथ, किसके साथ, बेयर ग्रिल के साथ एक अतिथि भूमिका में दिखाई देंगे, तो वो होंगे नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर बनता है बी। दोस्तों मुझे नहीं पता आपका सबका, लेकिन मैं तो बहुत सालों से मैन वर्सेस वाइल्ड देखता आता हूँ, जिसमें एक बंदा जंगलों में घूमता है, ठीक है, कई बार सांप तक खा लेता है, ठीक है, मगरमच्छ तक को मार के खा लेता है, ठीक है, बुरी से बुरे इलाकों में जाता है, वो है मैन वर्सेस वाइल्ड वाला व्यक्ति। उसका नाम है बेयर ग्रिल्स। क्या नाम है? बेयर ग्रिल्स नाम है उसका, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों अगर बेयर ग्रिल की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, तो देख लीजिए उनकी फ़ोटो, ये देखो। अब देखो बेयर ग्रिल भारत में आया है, भारत के जंगलों में एडवेंचर करेगा और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी होंगे और ये डिस्कवरी पर आएगा। अब दोस्तों इसमें क्या खास है, अब ये समझने वाली बात है। देखिए बेयर ग्रिल जैसी एक बड़ी हस्ती, इनके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ऐसे एडवेंचर में सफ़र किया था अतिथि के रूप में। अब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों किया कि बेयर ग्रिल इंडिया आया और बेयर ग्रिल के साथ उन्होंने एडवेंचर किया, ये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कवरी में जो दुनिया के हर चैनल में दिखाया जाता है, हर देश में दिखाया जाता है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे देश का जो टूरिज़्म है, पर्यटक है, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे देश में भी टूरिज़्म आएगा तो उससे नौकरियां बढ़ेंगी, रोजगार बढ़ेगा, सरकारी ना होगा तो प्राइवेट होगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरियां बढ़ेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई फॉरेन से हमारे देश में आएगा, वो किसी होटल में रहेगा, कहीं खाना खाएगा, कुछ खरीदेगा, थोड़ा घूमेगा, टैक्सी में घूमेगा, तो पैसे आएंगे ना, तो यही का फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, अब आपको ये डिस्कवरी पे देखना जरूर। ठीक है दोस्तों, रोज़ रात को 9 बजे आया करेगा जब तक ये चलेगा। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसने इन पंक्तियों को बोला है, इन पंक्तियों को किसने बोला है कि अनुच्छेद 35A के साथ छेड़छाड़ करना आग पर पाउडर केक को स्थापित करने के समान है। देखो आग पर पाउडर एग फेंकोगे ना तो आग बढ़ेगी। अब देखो किसने ये पंक्तियां बोली हैं, ये बोली हैं महबूबा मुफ्ती ने, तो इसका आंसर बनता है ए। अब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सीएम रह चुकी हैं और अनुच्छेद 35A, वैसे तो जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ी उनको पता ही होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 35A एक वो कानून है जो कि 370 के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राइट देता है, जिसके अंतर्गत उनकी जो कानून व्यवस्था, जो भारत के पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। वो तभी लागू होंगे जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा है वो उसको मंजूरी करेगी, पारित करेगी। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि जैसे कि हमारे देश को पूरा पार्लियामेंट चलाता है। ठीक है दोस्तों, कोई कानून बनाए देश में लागू हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा की मंजूरी से, लेकिन वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। अगर जम्मू कश्मीर में किसी कंपनी को या मैंने ज़मीन लेनी है तो वो तभी होगी, या सिटीजनशिप लेनी है, नागरिकता लेनी, वो तभी होगी जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसको देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 370 और 335A के अंतर्गत आता है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में नौकरियां कहाँ से मिलें, वो तो विधानसभा पारित करेगी तो तभी होगा ना। अब विधानसभा पारित करे ना करे तो नौकरियों की दिक्कत हुई, तो फिर अक्सर लोग कहते रहते जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो तभी आएगी ना जब 35A हटेगा। 35A हटेगा, कंपनियां वहाँ जाएंगी, पैसा लगाएंगी, तो बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं टूरिज़्म का पर्यटक का तो इतना वहाँ पे पोटेंशियल है कि बताओ मत। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये हटना चाहिए, उससे वहाँ के लोगों को ही फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, अब ये है महबूबा मुफ्ती। ठीक है दोस्तों, अब आता है 6वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि भारत में वीज़ा मुक्त यात्रा को सक्षम करने के लिए किस देश में से किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया गया है। किसी एक देश के साथ वीज़ा मुक्त यात्रा को सक्षम करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, समझौता किया गया है, तो वो कौन सा देश है, तो वो है बेनिन। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये भी उसी के अंतर्गत आता है। देखिए अगर बेनिन देश के लोग हमारे देश में बिना वीज़ा के आ पाएंगे और यहाँ पे आके उनको 1 मिनट में वीज़ा मिल जाएगा, तो क्या होगा, हमारे देश में आएंगे, कुछ खरीदेंगे ना, बेनिफिट तो हमें ही होगा ना, नौकरियाँ बढ़ेंगी, ये उसी के अंतर्गत है। अगर किसी ने पढ़ने आना है, बेनिन देश से कोई यहाँ पढ़ने आएगा, तो तब भी हमारे कॉलेजेस में पैसे जाएंगे और टीचरों को नौकरियाँ मिलेंगी, तो यही सब होता है। तो ये बेनिन देश की अगर बात आती है कि दुनिया के नक्शे में ये बेनिन देश कहाँ पर है, ये देख लें। अब दोस्तों यह है भारत और यह है अफ्रीका। ये अफ्रीका के वेस्ट अफ्रीका में आता है। ठीक है दोस्तों, किस अफ्रीका में आता है, वेस्ट अफ्रीका में। ये देखिए ये है बेनिन, ये है बेनिन देश। ठीक है दोस्तों, ये है बेनिन देश। ठीक है दोस्तों, अब ये बेनिन कहाँ आता है, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आता है। इसके साथ ये है टोगो, ये है घाना, ये छोटे छोटे 3 देश हैं। और भारत अफ्रीका के जो इस तरफ के देश हैं, ठीक है दोस्तों, जो अफ्रीका के इस तरफ के देश हैं, इन देशों से ज़्यादातर संबंध भारत के पहले नहीं थे, लेकिन आजकल वो बढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, भारत बढ़ा रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है।
अब दोस्तों बेनिन की बात आती है तो बेनिन की जो करेंसी है वो क्या है, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, FRANC, ठीक है दोस्तों। अब वहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, पोर्टो नोवो। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है पैट्राइस टैलोन, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस विश्व स्तर पर 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका आंसर बनता है बी। अब मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सारी डिटेल, ठीक है दोस्तों। थोड़ा आगे चल लें। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है दोस्तों। और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के ऊपर लॉन्चिंग की है, ठीक है दोस्तों। 2018 शीर्षक से भारत में बाघों की जनगणना रिपोर्ट, ये इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। अब आती है इसकी डिटेल की बात, ठीक है दोस्तों, और वो देख लें। अब देखिए जो कि है इंटरनेशनल टाइगर डे, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है ग्लोबल टाइगर डे। क्या, ग्लोबल टाइगर डे, ठीक है दोस्तों। अब ये ग्लोबल टाइगर डे है, ठीक है। अब ये कब हुआ था क्रिएट, जो इंटरनेशनल टाइगर डे और ग्लोबल टाइगर डे है वो 2010 में एक समिट हुआ था। क्या हुआ था, एक समिट हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर सेंट पीटर्सबर्ग 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसी के अंतर्गत तय किया गया था अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाएंगे। अब दोस्तों अब ये तो बात आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है दोस्तों। अब भारत पर भी तो टाइगर का प्रोजेक्ट चल रहा है ना। अब भारत पर जो टाइगर का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वो समिट 2010 में उससे बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि टाइगर को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम बहुत पहले से शुरू हो गई है, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ बैठ के और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करना अब शुरू हुआ है 2010 में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है, वो 1973 में शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों। 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। अब दोस्तों ये शुरू कहाँ हुआ और किसके द्वारा किया गया। 1973 में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनके वक्त में, ये बिल्कुल 1973 के अप्रैल मंथ में, कौन से मंथ में, अप्रैल मंथ में एक पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्या, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, इसके द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 अप्रैल में शुरू किया गया इस जगह पर, कि आज से लॉन्च होगा। यहाँ पे खड़े होके इसके अफसरों ने बोल दिया। अब दोस्तों ये बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए शुरू हुआ था, इसको, बंगाल टाइगर्स को, ठीक है दोस्तों। अब जो मैंने आपको बात बोली थी इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, बता दी। अब मैंने ये आपको तो बता ही दिया है कि भारत में टोटल 50 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं। कितने, 50। मैं आपको पहले ही बता दिया ये बात, कितने हैं, 50, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब जिसमें से पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में आज हमने बात की है। अब ये देखिए 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। अब आता है 8वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि के आर रमेश कुमार ने कौन से स्टेट की विधानसभा के स्पीकर के रूप में, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया है। तो इस्तीफा देने वाले व्यक्ति हैं कर्नाटका के, तो इसका आंसर बनता है सी।
अभी कर्नाटका में सरकार गिरी है ना, और मैंने ये भी बताया कि कौन सीएम बने हैं। तो जिस सरकार बनती है उसी के अध्यक्ष बनते हैं। तो जो सरकार गिर गई है उनके अध्यक्ष को इस्तीफा तो देंगे ही ना। तो ये है कर्नाटका के KR रमेश कुमार। मैं बता दूं कौन है। अब जब बनेंगे, कौन बनेंगे स्पीकर वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब ये है वो व्यक्ति जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अब दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ना भूचाल बना, कर्नाटका में सरकार गिरते थे बहुत भूचाल मचा रहा है। रोज़ अखबार में अखबारों के अखबार भरे रहते थे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनता है कि अध्यक्ष कौन थे और जिन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यक्ष ही है, उस विधानसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि सरकार गिरने या ना गिरने का कहीं ना कहीं इनकी एक बहुत बड़ा महत्वता थी, ठीक है दोस्तों। अब आता है वहाँ की कैपिटल कर्नाटका की बेंगलुरु है। वहाँ के जो गवर्नर है वाजूभाई वाला है। क्या? वाजूभाई वाला। मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। वाजूभाई वाला गवर्नर है। सीएम कौन है? BS येडुरप्पा। मैंने बता ही दिया आपको। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है 9वां क्वेश्चन। वो क्या है कि 23वें राष्ट्रपति कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट के में 51 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? जो 23वां नंबर का राष्ट्रपति कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ है उसमें 51 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 51 किलोग्राम के वेट में मैरी कॉम ने गोल्ड जीता है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब मैरी कॉम काफ़ी एक्टिव है, आपको पता ही है। इसके ऊपर मूवी बन चुकी है, प्रियंका चोपड़ा ने की थी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इसकी डिटेल। और आपको बता दूं कि जो ये हुआ था प्रेसिडेंट कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट, क्या राष्ट्रपति कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाजो में हुआ था, ठीक है दोस्तों। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाजो में, ठीक है। बाजू ना समझ लेना, बाजो BAGO, ठीक है। अब दोस्तों ये है मैरी कॉम। अब दोस्तों वहाँ पे 2 ऐसी भारतीय लड़कियां जो जीती हैं। देखिए मैरी कॉम तो जीती है 51 किलो वेट के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन 60 किलो वेट के अंतर्गत एक और लड़की जीती है, उसका नाम है सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर को 60 किलो वेट में जीती है, जिसको मिला है स्वर्ण पदक। मतलब 2 स्वर्ण पदक मिले हैं, एक मैरी कॉम को, एक सिमरनजीत कौर को। मैरी कॉम को मिला है 51 kg में, 51 kg में, और सिमरनजीत कौर को मिला है 60 kg में। अब मैरी कॉम को देख लिया तो उसको भी देख लिया। ये है मैरी कॉम और ये है सिमरनजीत कौर, ठीक है दोस्तों। अब आता है 11वां क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा IIT कुमकुम हार्ड, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी IIT ने कुमकुम डाई से, कौन सी IIT ने कुमकुम डाई का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल सोलर कोशिकाओं को विकसित किया है? मतलब सोलर सेल बनाए हैं। सोलर सेल आपको पता ना कि आजकल बिजली को रिन्यूएबल बिजली को, ठीक है दोस्तों, पोल्यूशन के फ्री जो बिजली बनती है, जैसे सोलर पैनल होते हैं ना घरों के ऊपर लगते हैं, आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, जिसमें बैटरियाँ होती है और सोलर पैनल लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वो सोलर पैनल में कुमकुम डाई का इस्तेमाल करके पर्यावरण के अनुकूल एक नया सोलर सेल बनाए गए हैं। किस IIT के द्वारा बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं IIT हैदराबाद द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। अब कुमकुम डाई क्या है आपको पता ही होगा। कुमकुम क्या होता है? सिंदूर को कुमकुम कहते हैं। और आपको डाई का तो पता ही है, जब आप कपड़े रंगवाने जाते हैं तो वो जो कलर यूज़ करते हैं उसको डाई कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुमकुम डाई का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है दोस्तों। रंग का, कुमकुम रंग का इस्तेमाल किया गया है। अब ये देखिए इसकी डिटेल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो ये कुमकुम डाई है, ठीक है दोस्तों, ये 3rd जनरेशन है, ठीक है दोस्तों। ये डाई 3rd जनरेशन का है। ये टेक्नोलॉजी कौन सी ये 3rd जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये ना, एक तो बहुत सस्ती है पहली बात, दूसरी ये जहरीली नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, ठीक है दोस्तों। टॉक्सिक नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। और तीसरी बात ये पानी में घुल सकती है, पानी में घुल सकती है। कुमकुम का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे लिए एक साफ सुथरी एनर्जी पैदा करेगा। ये देखिए सोलर एनर्जी। अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि कौन से व्यक्ति BSF के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं? तो BSF के नए महानिदेशक चुने गए हैं IPS VK जोरी। तो इसका आंसर बनता है ए। IPS VK जोरी नए BSF के महानिदेशक बने हैं।
ये है BSF। अब आपके आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि हाल ही में भारत नेपाल लॉजिस्टिक समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। तो नेपाल लॉजिस्टिक समिट का आयोजन जिस स्थान पर हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो आप लोग बहुत कम करते हो, ठीक है दोस्तों। तो जो करते हैं उनके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। और दोस्तों ये सपोर्ट कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, देखिए बहुत मेहनत लगती है, अब आप देख ही रहे होंगे, बोल बोल के गला बैठ जाता है, दिमाग काम कर करके बैठ जाता है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने का थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।